एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो गाइज, इस चैप्टर में हम जो हमारा राष्ट्र है, इस पूरे राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उसकी लाइफ लाइन, जीवन रेखाएं यानी लाइफ लाइन है, वो पढ़ने वाले हैं। यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में इस चैप्टर में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, तो इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। तो इनमें से कुछ हमारे पास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती हैं। यानी जो हमारा प्रतिदिन का यानी रोजाना का जो जीवन है, उसमें विभिन्न यानी अलग अलग जो सामग्रियां हैं, जो सेवाएं हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। तो उनमें से कुछ हमारे पास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थानों से लाकर हम है वो पूरी करते हैं। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल तक अपने आप नहीं पहुंच जाती, यानी उनको लाना पड़ता है। वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग साधनों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। यानी जो वस्तुएं हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है, और कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न है। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। यानी कुछ जो व्यक्ति हैं वो उत्पादन को परिवहन या उपभोक्ताओं तक जो चीज़ें हैं तो उनको वो पहुंचाते हैं, तो उन्हें है वो व्यापारी कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है: स्थल, जल, वायु। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल व वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का ये विकास संसार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संसार व व्यापार एक दूसरे के पूरक है। यानी संसार और व्यापार क्या है? एक दूसरे के पूरक है। और आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु, जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक है। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार के अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। तो इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं और साधनों में बढ़ोतरी की है। तो इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार परिवहन के साधन हमारे देश और उसकी जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है उसको संचालित करते हैं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हो परिवहन के साधन यानी किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो स्थल, जल और वायु। स्थल परिवहन के साधनों में कौन कौन से आते हैं? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन। और जल में आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन। वायु परिवहन के जो साधन है वो है घरेलू सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। तो घरेलू विमान जो सेवा है उसके अंतर्गत आता है सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी विमान सेवा। तो ये स्पष्ट है कि संघन व सक्षम परिवहन का जाल है तथा जो संसार के साधन आज विश्व, राष्ट्र और स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। अब हम परिवहन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थल परिवहन। तो भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है और ये सड़क जाल लगभग 54.7 लाख
किमी है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी, कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु, समुद्री पथों को ये जोड़ती है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग के जो मानचित्र हैं उसको देखें तथा इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका है वो बतानी है। अब स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, तो भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है और इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। और प्रथम उत्तर दक्षिणी गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। तो इस महाराजमार्ग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी और परिवहन समय की न्यूनता को है भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी और परिवहन समय को न्यूनतम करना। तो ये राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार के क्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्रारंभिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। जैसे आप चित्र संख्या 7.1 के अंतर्गत देख सकते हो, अहमदाबाद वडोदरा द्रुत मार्ग। अब है राज्य राजमार्ग, तो राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। और राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। अब है जिला मार्ग, तो जो ये सड़कें हैं तो ये जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है और इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। अब है भारत राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इस मैप के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हो कि भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कैसा है। तो आपको जो ये संकेत दिए हुए हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सहित। तो आप सबसे पहले देखो कि स्वर्णिम चतुर्भुज, तो ये है वो कहाँ कहाँ यानी किस किस स्थान को जोड़ते हुए चल रहा है। तो ये आप देख सकते हो, चेन्नई, मछलीपट्टनम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, गोपालपुर, पारादीप, खड़गपुर और औरंगाबाद हो गया। इस तरह से ये जोड़ते हुए चल रहा है। तो इसी प्रकार से जो और संकेत दिए हुए हैं, उत्तर दक्षिणी गलियारा और जो पूर्व पश्चिमी गलियारा है जो राष्ट्रीय राजमार्ग सहित संख्या सहित है, तो इस मैप के माध्यम से आप है वो आसानी से समझ सकते हो। अब है अन्य सड़कें, तो इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती है जो ग्रामीण क्षेत्रों, गांवों को शहरों से जोड़ती है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों, वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके, द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। अब सीमांत सड़कें, तो सीमांत सड़कें क्या है कि उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और उनकी देखरेख करता है। और ये संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी
सहायक हुई हैं। तो आप चित्र संख्या 7.3 के अंदर देख सकते हो पहाड़ी रास्ते, यानी जो पहाड़ी रास्ते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं। तो सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर सड़कों को कच्चा व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट, तारकोल तथा से निर्मित होती हैं और ये 12 मासी सड़कें हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। आप चित्र संख्या 7.4 के अंदर देख सकते हो उत्तरी पूर्वी सीमा सड़क पर यातायात अरुणाचल प्रदेश, यानी जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी सड़कें हैं वो इस तरह से होती हैं, यानी बर्फ है वो जमी हुई होती है। अब है रेल परिवहन। तो भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। तो एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों, कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। अब भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई, जो कि 34 किमी की दूरी तय करती थी। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। तो देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन कारकों में भू आकृति, आर्थिक, प्रशासकीय जो कारक है वो प्रमुख है। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, संघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि और प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। तो आप पहले देख सकते हो कि जो तालिका दी हुई है 7.1 यानी भारत रेलवे मार्ग। तो भारत रेल है वो 6687 किमी लंबे मार्ग को अनेक गेज तक तय करती है। तो कोलकाता मेट्रो सम्मिलित इसमें नहीं है। बड़ी लाइन है 1.676 मीटर, लाइन 1.000, छोटी लाइन है वो 0.762 एंड 0.610। तो इसमें जो रूट किमी है वो है बड़ी लाइन में 60,510 और मीटर लाइन है वो 3880 और छोटी लाइन है वो 2297। और जो वायु मार्ग किमी में है तो वो बड़ी लाइन में है 85,614 और मीटर लाइन में है 4,170 और छोटी लाइन के अंदर है 2,297। कुल मार्ग जो किमी के अंदर है बड़ी लाइन के अंदर वो है 1,12,388 और मीटर लाइन के अंदर है 4,747 और छोटी लाइन के अंदर है 2,495। तो इस तरह से ये जो वर्गीकरण है वो किया गया है भारतीय रेल किमी में। तो स्रोत यानी भारतीय रेल वार्षिक पुस्तिका 2015-16 रेल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार वेबसाइट पर भी आप इसे देख सकते हो। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों की निर्माण में कुछ बाधाएं आई। प्रायद्वीप भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों, सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ, उच्चावच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इस प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। सह्याद्री तथा उससे संदिग्ध क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूसंकलन तथा किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि। तो आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि और चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं और जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। अब है पाइपलाइन। तो भारत का जो परिवहन है वो मानचित्र पर पाइपलाइन
एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था, लेकिन आज इसका जो प्रयोग है वो कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पादन, तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस, क्षेत्र में उपलब्ध गैस, शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों, बड़े ताप विद्युत घरों तक पहुंचाने में है वो किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। वाहनांतरण देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर हैं। तो देश में जो पाइपलाइन है परिवहन के, वो 3 प्रमुख जाल हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है ऊपरी असम के तेल क्षेत्र में गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक। तो इसकी जो शाखा है वो बरेली से राजबंद होकर हल्दिया तक ही है, और दूसरी जो राजबंद से मोरीग्राम तक गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। गुजरात में सलाया से वीरम गांव, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। तो इसकी अन्य शाखा वडोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से ये जोड़ती है। अब है भारत का रेल मार्ग। तो भारत का जो रेल मार्ग है वो इस मैप के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। यानी जो भारत का रेल मार्ग, जो ये लाइनें खींची हुई हैं, तो ये भारत का जो रेल मार्ग है वो यहाँ मतलब मार्ग है वो बना हुआ है, बिछा हुआ है। जैसे दिल्ली, तो दिल्ली है वो कहाँ कहाँ जो रेल मार्ग है वो बना हुआ है। तो इसमें आगरा हो गया, बीकानेर, अनूपगढ़, अंबाला, देहरादून, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी, जयपुर। तो यहाँ ये मतलब इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो जो रेल मार्ग है वो पूरे देश में इस प्रकार से फैला हुआ है। तीसरा हमारा प्रकार है गैस पाइपलाइन। गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है, और ये मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान से कोटा, उत्तर प्रदेश के शाहपुरा, बबराला व अन्य स्थानों पर है। जल परिवहन। तो भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। तो इनके जो नाविकों ने दूर तथा पास के जो क्षेत्र हैं इसमें भारतीय संस्कृति और व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन का सबसे जो सस्ता साधन है, यानी जो जल परिवहन है वो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, और ये भारी व स्थूलकीय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है, यानी सक्षम है। और ये परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अतः स्थलीय नौ संचालन जल मार्ग 14,500 किमी लंबा है, और इसमें केवल 5,685 किमी मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। तो आप चित्र संख्या 7.5 के अंतर्गत देख सकते हो, उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक जलमार्ग परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है। तो निम्न जलमार्गों को भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग है वो घोषित किया गया है। हल्दिया व इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किमी लंबा है। नौगम्य जलमार्ग संख्या 1, ये सदिया व धुबरी के मध्य 891 किमी लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग नौगम्य जलमार्ग संख्या 2। तो केरल में पश्चिमी तटीय नहर कोटापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल व चमकारा नहरें 205 किमी नौगम्य जलमार्ग संख्या 3। अब है काकीनाडा और पदुचेरी नहर स्टेज के साथ साथ गोदावरी कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किमी राष्ट्रीय जलमार्ग 4। महानदी के डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किमी राष्ट्रीय जलमार्ग 5। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं, तो जिन पर परिवहन होता है इसमें मांडवी जुआरी और कंब्रजुआ, सुंदरवन बराक केरल व पशजल। तो इन सबके अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। अब है प्रमुख समुद्री पतन।
भारत की 7,516.6 किमी लंबी जो समुद्री तट की रेखा है, उसके साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्य छोटे पतन है। तो ये प्रमुख पतन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के कच्छ में कांडला पतन पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन से कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए था। कांडला, जिसे दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ज्वारीय पतन है। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई वृहत्तम पतन है, जिसके प्राकृतिक खुले, विस्तृत व सुचारू पौधाश्रय है, और मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह है। तो आप जो चित्र संख्या 7.6 के अंदर देख सकते हो, मुंबई पतन में जहाज पर ट्रकों को ले जाते हुए, यानी मुंबई पतन के जो अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर है, वो इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन है वो विकसित किया गया है। और इस पूरे क्षेत्र को एक समूह के अंदर पतन की जो सुविधा है वो प्रदान कर सके। तो लोहे ऐसे के निर्यात के संदर्भ में मारमागाऊ पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है। तो इस तरह से गाइस, जो हमारा चैप्टर था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, तो इसको हमने आधा पढ़ लिया है और आधा हम इसको अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू गाइस।